अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या सोहेल आफरीदी साहब वफाक के साथ टकराव चाहते हैं? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे वजीर आजम एक और गैर मुल्की दौरे पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उस दौरे से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। मईशत की बेहतरी के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकायक क्या है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें हैं, कुछ मजीद हलकों के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। और कुछ खबरें फलस्तीन और इसराइल के हवाले से हैं, कोशिश करेंगे कि उनकी तफसीलात के ऊपर भी गुफ्तगू की जाए इस व्लॉग में। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मेरे पास ऐसी खबर आ रही है कि अगले चंद घंटों के अंदर सोहेल आफरीदी साहब वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापिस कर देंगे वफाक को, जो मोहसिन नकवी साहब और तलाल चौधरी साहब ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की थी। वो भी एक अनोखा वाकया था कि दो वफाकी वुजरा उठते हैं और वो आईजी साहब से जाके मिलते हैं और उनके हवाले वो गाड़ियां कर देते हैं। हुकूमत को बाकायदा तौर पे क्यों नहीं एंगेज किया गया, वज़ीर आला के ऑफिस को क्यों नहीं एंगेज किया गया, डायरेक्ट जाके पुलिस को वो गाड़ियां क्यों दे दी गई, वो एक अलग बहस है। लेकिन उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि खबर इस तरह की आ रही है कि इन गाड़ियों को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौकिफ ये है कि ये पुरानी और चली हुई गाड़ियां हैं। अब मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं और ये खबर कंफर्म हो गई है। तलाल चौधरी ने भी इसके ऊपर एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने गिला शिकवा किया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, जवानों को ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, लेकिन एक तरह से जो नाबालिग या सियासी समझ बूझ ना रखने वाले वजीर आला हैं उन्होंने ये गाड़ियां वापस कर दी। और अगेन ये वो टकराव की सियासत है और काफी उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की। पहली बात जो इन गाड़ियों के हवाले से है वो सोहेल आफरीदी साहब और उनकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये ये बताते हैं कि ये गाड़ियां अक़वाम मुत्तहिदा पहले इस्तेमाल करती रही और ये चली हुई गाड़ियां, और जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं उनको जब आप कुछ अरसा चला लेते हैं दोबारा उनको ओवरऑल करना पड़ता है, उनके अंदर कुछ चीजों को ठीक करना पड़ता है। तो आपने अगर कोई गाड़ियां देनी थी तो कोई या तो होता ना कोई ब्रांड न्यू गाड़ियां दी जाती। जो गाड़ियां पहले किसी और के इस्तेमाल में थी उन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ दी क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ये इस काबिल नहीं रही, तो वो गाड़ियां उठा के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दे दी गई। वो नाकारा गाड़ियां हैं, उनका जो पर्पस है वो उसको सर्व नहीं करती। ये मौकिफ है सोहेल आफरीदी साहब का और इस वजह से उन्होंने वो गाड़ियां उनको वापस कर दी। अब ये कहा जाता है और बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है, मीडिया प्रोग्राम्स में भी इस पे डिस्कशन हो रही है कि सोहेल आफरीदी टकराव चाहता है। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से टकराव नजर आता है? अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए तो इसमें टकराव वाली तो कोई बात नहीं है। अब एक बयानिया यह भी दिया जा रहा है कि जी आपको इलेक्ट किया गया है सूबे की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात क्यों करते हैं, आप उनसे मुलाकातों की क्यों बात करते हैं? भाई ये वही वफाकी हुकूमत है जिसने ये कहा कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने मुखालफत की सोहेल आफरीदी की। ये वही हुक्मरान इत्तेहाद है जिसने कहा कि जनाब ये बंदा तो इसके तो हालात ही ठीक नहीं है, ये तो पाकिस्तान का दोस्त ही नहीं है। इस तरह के इल्जामात लगाए गए कि खुदा न खास्ता कोई उसके राब्ते जो है वो भारत के साथ हैं, उसके ऊपर मोबाइल चोरी और पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगा दिए गए। तो टकराव की सियासत कौन चाहता है? किसने सोहेल आफरीदी का रास्ता रोकने की कोशिश की? वो रास्ता सोहेल आफरीदी का नहीं था, वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट था। अब जब आप रास्ता रोकने में नाकाम हो गए, अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो टकराव की सियासत चाहता है। उसने कोई खुदा न खास्ता हमला कर दिया, कोई ऐसी बात कर दी, कोई एक ऐसी बात बता दें जो उन्होंने कही हो कि हम वफाक की ये बात नहीं मानते या हम वफाक की वो बात नहीं मानते। वो सिर्फ अपने सूबे के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारे सूबे के हकूक हैं, वो उनको मिलने चाहिए। दूसरी बात, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की, उनको ऑन बोर्ड लिया कि सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए, कमेटी फाल होनी चाहिए, हमें इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। इससे ज्यादा और क्या जमहूरियत पसंदी होती है? टकराव तो ये होता ना, वो ये कहते हैं कि जनाब ये उस ऑपोजिशन के लीडर हैं जिन्होंने हमारी मखसूस नशिस्तें अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि जी भाई ये सूबे का मामला है तो इसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने करारदाद मंजूर की है कि हमारे वजीर आला की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, और वो अपना मामला लेके हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने वजीर आजम साहब से भी गुजारिश की कि मेरी इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाए। अब मुलाकात कौन नहीं करवा रहा?
वफाकी हुकूमत नहीं करवा रही, पंजाब की हुकूमत नहीं करवा रही, लेकिन कितने कन्वीनियंटली ये एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि जी सोहेल अफरीदी टकराव चाहता है। वो सोहेल अफरीदी जिसको रोकने के लिए आपने हाथ नीचे कर दिए, टांगे ऊपर कर दी, आप हाथों और सर के बल चलते रहे पूरी वफाकी हुकूमत कि भाई इसका हम रास्ता रोकेंगे। जब अब आ गया है तो कह रहे हैं कि जनाब वो टकराव चाहता है। टकराव कौन चाहता है? वो सबके सामने है। टकराव क्या पाकिस्तान के मफाद में है? बिल्कुल मफाद में नहीं है, लेकिन जो भी सूबा है उसका जो इलेक्टेड वजीर आला है उसने अपने सूबे की तो बात करनी है। हर सूबे का वजीर आला अपने जो सूबा है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अपने मैंडेट के हवाले से वो बात भी करता है। पर एनीवे ये जो टकराव वाला बयानिया है ये एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। पहले बयानिए की नाकामी के बाद जो बयानिया ये था कि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे और ये खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब जब वो बयानिया नाकाम हो गया है तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो टकराव चाहता है। और जहां तक गाड़ियों का ताल्लुक है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जैसे फ्रंट लाइन सूबे को जदीद सहूलियात और मेयारी गाड़ियां फराम करे। सूबे के पुलिस अफसरान और जवान अपनी जानें खतरे में डालकर रियासत की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें इज्जत और सहूलतें मिलनी चाहिए, सदके के कचरे नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कचरा गाड़ियां, चली हुई गाड़ियां आप क्यों दे रहे हैं? फ्रंट लाइन सूबा है तो आप ब्रांड न्यू गाड़ियां दें अगर आपने देनी ही है, और फिर आप हुकूमती सतह पे उस तरह एंगेज किया जाए, वज़ीर आला से बात की जाए, उनसे कहा जाए कि जनाब ये हम गाड़ियां आपको भेज रहे हैं। किस जगह पे आपने देखा कि जनाब वफाकी वुज़रा उठ के जाते हैं और वो जाके किसी और सूबे के अंदर किसी महकमे को कोई चीजें देते हैं और उसकी वीडियो भी बनती है? अगर आपने गाड़ियां भेजनी थी तो आप वैसी गाड़ियां भिजवा देते। क्या जरूरी था कि 2 वफाकी वुज़रा जाते और वो वीडियो भी बनवाते और कहते जी ये IGKP को हमने गाड़ियां दी हैं? अब एक ये भी बयानिया है कि जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको ये कह दिया गया है कि जी आपने सोहेल अफरीदी साहब की बात नहीं माननी और मामलात जो हैं वो वफाक से ही कंट्रोल होंगे और वफाकी जो शख्सियात हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बताएंगी, वो IG साहब को भी बताएंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। हाँ, अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो फिर तो चीजें उस तरफ जाएंगी जहां पे सोहेल अफरीदी साहब स्टैंड लेंगे और फिर वो अवामी जो उनका मैंडेट है उसके जोर के ऊपर वो अपना स्टैंड पूरा भी करवाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने जाके हलफ लिया और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के जो हाउस है उसमें जो आपने अवामी वहां पे देखा पूरा एक जलसा ही बना हुआ था। इतने लोग तो इनके जलसों में नहीं आते PDM वालों के, जितने लोग वहां पे हलफ लेने की तकरीब में आए हुए थे। तो मेरे ख्याल में फिर थोड़ा सा बिगाड़ पैदा होगा अगर इस तरह की कुछ कोशिश की गई। अब आप किसी भी सूबे के अंदर अगर सिंध में आप मुदाखलत करें, आपको याद होगा कि सिंध के अफसरान तो हड़ताल पे एक तरह से चले गए थे, वो छुट्टियों पे चले गए थे। और इसी तरीके से अगर आप पंजाब में मुदाखलत करेंगे या बलोचिस्तान में मुदाखलत करेंगे, वहां पे जो भी हुकूमत होगी वो अपनी रिट तो कायम करेगी, वो तो दिखाएगी अपना मैंडेट, तो तब आप टकराव की तरफ जाएंगे। अगर वफाक ने वहां पे मुदाखलत की और वहां पे कहा गया कि जनाब वज़ीर आला की बात ना माने और आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, वैसे सोहेल अफरीदी साहब ने वैसे भी कहा है कि जिन अफसरान ने धांधली के अंदर उन कुव्वतों का साथ दिया जिन्होंने धांधली करवाई, यानी वो लोग जो धांधली से जीते, इस तरह के जो उम्मीदवार थे, दीगर लोग थे, उनके साथ मिलकर अफसरान ने जिन्होंने भी धांधली करवाई उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और बाकी जितने भी अफसरान हैं उनको उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया और ये भी कहा कि जनाब जितनी मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं हम उन्हें सलूट करते हैं। पर ये जनाब जमीनी सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि जी वो टकराव चाहता है, लेकिन जमीन पे क्या सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी। दूसरी तरफ अगर आप आए तो हमारे वजीर आजम साहब आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और वहां पे जाके वो इंपॉर्टेंट मुलाकातें करेंगे। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो इनिशिएटिव है उससे खिताब करेंगे। उनके हमरा वफाकी वुज़रा भी सऊदी अरब जाएंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। भाई ये हर 15 दिन के बाद दावत दी जाती है सऊदी सरमायाकारों को। कितनी सरमायाकारी अभी तक आ गई है? क्या कुछ इन्होंने हासिल कर लिया? आए रोज गैर मुल्की दौरे, ये दौरा हो रहा है, वो दौरा हो रहा है। अब जो अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला हुआ वो मसला भी फिर दोहा में गया, वहां पे बातचीत हुई। अब अफगान हुकूमत की वहां पे हालत ये है कि एक बंदा उनका कोई और बात कर रहा है, दूसरा बंदा उनका कोई और बात कर रहा है। जो पाक अफगान बॉर्डर है, कुछ लोग उनके कहते हैं जी हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। क्यों जी, बॉर्डर को क्यों नहीं आप मानते? खाला जी का घर है कि जी आप बॉर्डर को नहीं मानते। कुछ लोग उनकी तरफ से कुछ और कह रहे हैं। पर एनीवे जिस तरीके से जो है वहां पे जाके सारी बातचीत हुई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की कामयाबी है क्योंकि इसमें गारंटर्स आ गए
हैं। अब अगर अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो कतर भी इन्वॉल्व है, तुर्की भी इन्वॉल्व है। दूसरी साइड इसकी ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास जो ना कोई इतने रिजर्व्स हैं, ना कोई फौज है, ना कोई वहां पे बाकायदा हुकूमत है, वो पूरी दुनिया से चंदे के ऊपर चल रहे हैं, उनके साथ भी हम बायलैटरल सतह पे मामलात को हल नहीं कर सके और जाके हमें बीच में गारंटर्स डालने पड़े। हम तो इस पोजीशन में होने चाहिए, हमारी सफारतकारी ऐसी होनी चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ मामलात बैठ के हल कर लेते। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी ये सारी बात तो इमरान खान साहब भी कहते थे, कुछ दीगर लोग भी कहते थे कि आप ये बाहमी बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लें, लेकिन हम मसला जो है वो तभी हल हुआ जब हम भी गए कतर और वो भी गए कतर। अब तुर्की के अंदर भी अगली मीटिंग होनी है। हम उम्मीद करते हैं कि जी ये मामला हल होगा। दोनों हमसाया ममालिक हैं, ये किसी के भी हक में नहीं है अगर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी होगी। एनीवे, वजीर आजम साहब जो सऊदी अरब जा रहे हैं वो सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर हालत ये है कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल्स का इनखला दरअसल सरमाया नहीं, एतमाद के इनखला की कहानी है। जब पॉलिसी गैर यकीनी हो तो साबुन बेचने वाली कंपनी भी हाथ धो लेती है। और मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने यह भी कहा कि जनाब मैं खुद सनतकार हूं, मुझे पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि एक सनतकार होने के नाते मुझे इन कंपनियों के ऑपरेशंस बंद होने की वजूहात का बखूबी इल्म है, जिनमें पाकिस्तान में तवानाई का बहरान, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा, टैक्सों की भरमार, रुपए की कदर में कमी, बैंकों के बुलंद शराय सूद, पॉलिसियों का अदम तसलसल, डॉलर में मुनाफा, मुल्क से बाहर ले जाने में मुश्किलात, खाम माल की इंपोर्ट में दुश्वारियां और पैदावारी लागत में इजाफा। इन वजूहात के बायस वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। अब हालत ये है कि आप दुनिया भर से कह रहे हैं कि आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहुत सारी चाइनीज कंपनियां ये कंप्लेन कर रही हैं और ये मामला पहले भी उठा, पहले मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ। दीगर कंपनियां भी ये कहती हैं कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे हमने $10 मिलियन इन्वेस्ट कर लिया और साल के अंदर हमने $5 मिलियन जो है वो मुनाफा कमा लिया। अब जब वो $5 मिलियन उनका मुनाफा है, उन्होंने वापस अपने मुल्क लेके जाना है, लेकिन स्टेट बैंक कहता है हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है, तो वो जो डिविडेंड्स है वो उनको बाहर नहीं लेके जा सकते। ये एक मारूफ कारोबारी शख्सियत ने, जो ओवरसीज इन्वेस्टर है, जिसने पाकिस्तान के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की, वो यहाँ पे इक्विपमेंट लेके आ रहे थे। वो कह रहे थे जनाब इक्विपमेंट ले जाना मसला बना हुआ है। बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि भाई आप हमें दुबई में पेमेंट कर दें, हम आपको माल भिजवा देंगे, आप हमें दुबई में पेमेंट कर दें, पाकिस्तान से पेमेंट ना भेजें, बड़ा मसला होगा। इवन के जो पाकिस्तान के अंदर कंपनियां बैठी हुई हैं, जो मुख्तलिफ जनरेटर्स और इस किस्म का सामान वो ले रहे थे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने कहा कि उन कंपनियों ने हमें कहा कि भाई सामान हमने बाहर से मंगवाना है तो आप हमें पेमेंट भी बाहर कर दें, ताकि जो है मसला ना पड़े, इसलिए कि पाकिस्तान में तो डॉलर्स ही नहीं मिलेंगे, एलसी नहीं खुलेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टेट बैंक जो है वो डॉलर ही नहीं जारी करेगा। तो ये जमीनी हकायक हैं। बाकी दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे हैं वो सबके सामने हैं। और अगेन गैर मुल्की दौरे जी, ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है अब तक, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। अच्छा जी, साहबजादा हामिद रजा साहब का जो हल्का है NA 104, उसके ऊपर इलेक्शन का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। फैसलाबाद के जो हल्के हैं NA 96 और NA 104, ये पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके हवाले से मैं बता रहा हूं। और PP 98 में पोलिंग जो है वो 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो पूरी तफसीलात हैं कि जी कब कैंडिडेट्स अपने कागजात जमा करवाएंगे, कब क्या होगा, वो सारी चीज जो है पूरी फहरिस्त सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन का जो प्रोग्राम है इलेक्शन का वो भी जारी कर दिया गया है, ये सामने आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अब NA 104 जो है वो साहबजादा हामिद रजा साहब का हल्का है, बड़े मार्जिन से वो वहां पे जीते। अब अगर उनकी जगह उनका कोई और भाई खड़ा होता है, कोई फैमिली मेंबर खड़ा होता है या कोई भी खड़ा होता है, वो भी जीत जाएगा। पर एनीवे असल मसला बना हुआ है नून लीग में। अब ये सामने आप देख सकते हैं राना एहसान अफजल साहब हैं, जो वजीर आजम की काबीना में हैं और उनके कोऑर्डिनेटर हैं। वो उन्होंने ट्वीट की हुई है कि जनाब MNA इंशाल्लाह NA 104, वो ये कह रहे हैं कि राना एहसान अफजल जो राना अफजल साहब के बेटे हैं, और राना अफजल साहब मियां साहब के दरीना साथी हैं। 2018 में उनके ऊपर बड़ा दबाव डाला गया कि आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा। उससे पहले भी वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे। तो राना एहसान अफजल साहब का ताल्लुक उस खानदान से है। NA 104 इनका हल्का है। उनके
ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स की जा रही हैं कि MNA इंशाल्लाह NA 104 राना एहसान अफजल उनकी गालिबन सोशल मीडिया टीम कर रही होगी। पर एनीवे पहली बात तो ये है कि क्या ये वहां पे अगर सही इलेक्शन होता है इस पोजीशन में होंगे कि वो इलेक्शन निकाल सकें? मुझे नहीं लगता, हो सकता है मेरी राय गलत हो, ये मैं राय दे रहा हूं। दूसरी बात ये है कि अब ये नून लीग का दरीना कारकुन है, नून लीग का दरीना बंदा है, लेकिन खबर ये है कि ये जो टिकट है ये राजा रियाज साहब को दे दिया जाएगा, या राजा रियाज साहब आगे से वो टिकट अपने बेटे को दे देंगे, इनको टिकट नहीं मिलेगा। ये जनाब नून लीग के जमीनी और सियासी हकायक हैं, इसलिए कि राजा रियाज साहब जो हैं वो ज्यादा फेवरेट कैंडिडेट हैं शहबाज शरीफ साहब के। क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? कौन सी उनके पास इतनी बड़ी सिफारिश है कि जनाब राजा रियाज साहब जो हैं उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन राना एहसान अफजल जो राना अफजल साहब के साहबजादे हैं, दरीना कारकुन हैं नून लीग के, उनको टिकट नहीं मिलेगा। अपनी तरफ से तो राना साहब कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह MNA वो तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर है उसमें खबर में ये है कि अगर ये इलेक्शन होता है तो नून लीग का टिकट का भी इम्कान ही है। बाकी तो अब नून लीग ने फैसला करना है, और आपको पता है मेरिट पे फैसले होते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों में, तो वो टिकट जो है अभी तक वो मुझे नजर आ रहा है राजा रियाज साहब के पास। आगे जाके तब्दीली अगर कोई हो जाती है तो वो अलग बहस है, लेकिन फिलहाल जो है वो खबर ये है। अच्छा जी, ये खबर ये आ रही है कि पंजाब की हुकूमत शायद पाबंदी लगा दे लाउड स्पीकर्स के ऊपर। जितनी भी मसाजिद हैं सिर्फ अजान के अलावा आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे दुनिया भर में लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है वो बड़ा नपातुला होता है। कुछ तो ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जहां पे एक वक्त में अजान दी जाती है, ये नहीं है कि हर कोई अपने अपने टाइम के मुताबिक अजान दे रहा है। फिर जो खुतबा वगैरह होता है वो भी बड़ा रेगुलेटेड होता है। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। गालिबन ये 2010 की बात है, 9 या 10 की बात है। मैं मोरक्को गया हुआ था और मोरक्को में हम जुमा पढ़ने चले गए। वहां पे मेरे साथ लोकल दोस्त भी थे। वो जो अलामा साहब थे या मौलाना साहब थे जो वहां पे जो इंचार्ज थे मस्जिद के, ये कैसा ब्लांका की मुजाफात में एक मस्जिद थी, वहां पे हम गए हुए थे। कैसा ब्लांका सारा दिन हम फिरते रहे, वापस आ रहे थे, दिन का ही टाइम था। उन्होंने कहा जी यहाँ पे जुमा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो एनीवे मैं उनके साथ वहां पे चला गया। तो उस मस्जिद के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, जुम्मे का जो है वहां पे इंतजार हो रहा था। वहां पे मालकी भी हैं, शाफी भी हैं, मुख्तलिफ जो है ना वहां पे उनको मानने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ जो फिका को फॉलो करने वाले लोग हैं। और उसमें मुख्तलिफ अंदाज में वहां पे उस मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने हाथ बांधे हुए थे, किसी ने हाथ खोले हुए थे, तो वो भी एक अलग बहस है। लेकिन एनीवे अब वो जो मौलाना साहब बैठे हुए थे वो खुतबा शुरू नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये अभी क्या होगा, शुरू होगा? उसने मुझे कहा कि ये अभी बस शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक बंदा आया, आके उन्होंने एक पेपर दिया उनको और वो पेपर उन्होंने उठाया और फिर उन्होंने वो अपना खुतबा पढ़ा और उसके बाद उन्होंने वो नमाज पढ़वाई। जो भी था वो सारा जो है सिलसिला मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद बाहर आके मैंने उनसे पूछा कि ये क्या प्रिंट वगैरह करके कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मैंने उनसे इसी तरह का कुछ पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी यहाँ पे आलिम दीन हैं या जितने भी इमाम मस्जिद हैं वो जो भी खुतबा देते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से अप्रूव होके आता है। और जुम्मे का खुतबा बाकायदा एक आता है खुतबा जो हर मस्जिद के अंदर जाता है और एक टॉपिक के ऊपर बात होती है कि आज सफाई पे बात होगी, आज नेशन बिल्डिंग पे बात होगी, आज इस चीज पे बात होगी। अब ये मैं ऐसे मिसालें दे रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा टॉपिक वो चूज करते हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि इस तरीके से वहां पे होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो खुतबा आया था ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से आया था, की तरफ से आया था, हुकूमत की तरफ से अप्रूव होके आया था, ताकि कोई ऐसी बात ना हो कि कोई उसमें कोई गड़बड़ ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, कोई फिरकावारियत ना फैले, कोई ये ना हो वो ना हो। और इसी वजह से हर मस्जिद में इस तरह खुतबा दिया जाता है। तो बहुत सारे जो मुसलमान ममालिक है वहां पे चीजों को ऐसे भी कंट्रोल किया जाता है। पर एनीवे अब पाकिस्तान के हवाले से, पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी अजान के अलावा जो दीगर इस्तेमाल होता है लाउड स्पीकर का उसके ऊपर पाबंदी लगने की बात हो रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि अच्छी बात है जी, पाबंदी लगनी चाहिए, अजान के अलावा उस तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ जो ममालिक हैं वहां पे तो वैसे ही यूनिफाइड अजान सिस्टम है। बाकी अरब ममालिक के अंदर आपको पता है, चाहे सऊदी अरब हो, UAE हो, जो लोग वहां पे रहते हैं उनको पता है कि वहां पे कितना रियासत का कंट्रोल होता है या कितना कंट्रोल नहीं होता। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं गार्डियन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है वो सीज फायर जिसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया गया गजा में,
उस सीज फायर के बाद से अब तक एक तो वहां पे दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया गया है और गजा के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये भी बता रहे हैं अभी 100 से ज्यादा तकरीबन 150 के करीब ऐसी डेड बॉडीज जो हैं फलस्तीनियों की जिनको एक तरह से मसख किया गया है इसराइली हुकाम की जानिब से, इसराइली फौज की जानिब से, और वो उनकी तहवील में। आप इस सारे सिनारियो के अंदर देखें, जब प्रिजनर्स का भी एक्सचेंज हुआ, जो फलस्तीनियों की कैद में थे, हमास की कैद में इसराइली थे, वो जब जा रहे हैं वो गले भी मिल रहे हैं, उनकी सेहत भी ठीक लग रही है और बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो इसराइल से रिहा होकर फलस्तीनी आ रहे हैं, कोई चलने के काबिल नहीं है, किसी का जहनी तवाजन खराब हो चुका है, किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, कोई बीमार है, कोई लागर है। इस हद तक उनको देख के वो लग रहा था, चीजें महसूस हो रही थी कि जनाब इनके साथ वहां पे क्या जुल्म होता रहा। एक मौके के ऊपर तो CNN की जो एंकर हैं क्रिस्टीना अमानपुर, उन्होंने ये कह दिया कि नजर ये आ रहा है कि जो इसराइली कैदी जा रहे हैं वापस, हॉस्टेज वापस जा रहे हैं, उनकी सेहत तो बड़ी ठीक है, लेकिन जो फलस्तीनी आ रहे हैं उन बेचारों की तो कोई हालत ही नहीं है। उसके ऊपर बड़ी तकलीफ हुई अमेरिका को, उसके ऊपर क्रिस्टीना अमानपुर के ऊपर बाकायदा अटैक किया गया और फिर उससे माफी मंगवाई गई उसके टीवी चैनल की जानिब से कि भाई तुमने ये ऐसी बात कर क्यों दी। लेकिन जो उसने बात की थी हकीकत वही थी। उनकी कैद में जो कैदी हैं, फलस्तीनी कैदी हैं, उनके साथ जो जो जुल्म होता है वो रिपोर्ट भी हो चुका है, उसकी एक तवील दास्तान है। पर अब अगेन गजा के जो ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाते हैं, लेकिन खुद ये हमारे कैदियों के साथ भी ये सलूक करते हैं और अगर कोई लाश इनके पास आए तो ये उसको भी मसख करते हैं, वो लाशें भी हमारे हवाले नहीं की जाती। जहां तक गजा अमन मुआहदे का ताल्लुक है, उसकी खिलाफ वर्जियां मसलसल इसराइल की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका का यही इसरार है कि ये मुआहिदा कायम है और इस मुआहिदे के नतीजे में ही देर पा अमन आएगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि अभी इस वक्त भी 55% गाजा का जो एरिया है वो इसराइल के कंट्रोल में है। इसराइली फौजी भी अंदर हैं, वो गजा से नहीं निकले और एट द सेम टाइम वो वहां पे कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।